हाँ जी, आप सभी को मेरी नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कोस्मो एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपकी इस क्लास में आज जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली डिस्कशन करते हैं ग्रुप डी के एक पेपर सेट को। पेपर सेट जो कि बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना अहम रोल हो जाता है आपके एग्जाम के अंदर। ग्रुप डी और रेलवे की कोई भी एग्जाम की बात करूं तो प्रीवियस ईयर से लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। और डिस्कशन कर रहे हैं लास्ट ईयर जो भी ग्रुप डी की आपकी एग्जाम्स हुई है। देखना दोस्तों, टोटल 101 शिफ्टों में एग्जाम हुई है और 101 शिफ्टों का हम एनालिसिस कर रहे हैं। 101 में से हमारी क्लास है देखो 11वीं, और 11वीं क्लास इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने 10 क्लास में 10 पेपर सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। और 10 पेपर सेट में जो कि 28 नवंबर को तीनों शिफ्ट, 29 नवंबर को और 1 दिसंबर को तीनों शिफ्ट, और 2 दिसंबर की चूंकि आज ये दूसरी शिफ्ट है तो पहली शिफ्ट का हम डिस्कशन कर चुके हैं। 10 शिफ्टों के डिस्कशन में हमने लगभग 250 यानी 250 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है। और 250 क्वेश्चनों का वेटेज इतना ज्यादा है मेरे दोस्त कि आप एग्जाम में आप इन पेपर सेट को देखोगे ना, नेक्स्ट जो आज पेपर सेट कराऊंगा या आज के बाद जो भी कराऊंगा, तो आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होगा, 3 से 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन विदाउट पेन टच किए कर पाओगे। और सोचो 101 शिफ्ट के डिस्कशन के बाद, लगभग 2500 क्वेश्चनों के डिस्कशन के बाद आप इस परिस्थिति में जरूर पहुंच पाएंगे कि लगभग कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन होगा, 8 से 10 प्रश्नों का आप डिस्कशन सॉल्यूशन विदाउट पेन टच किए कर पाओगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी 2 दिसंबर की जो भी दूसरी शिफ्ट की एग्जाम हुई थी उसी शिफ्ट को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये होने वाला है। पहला क्वेश्चन में बात कर रहा है, देखो सुमन, आकाश और राज, 3 लोग हैं और 3 लोग कुछ इस राशि के साथ 1720, 1690 और 1240, इन तीनों राशियों के साथ में कुछ व्यवसाय शुरू करते हैं और वर्ष के अंत में टोटल 1 साल के बाद में उनको ये प्रॉफिट होता है। अब इस प्रॉफिट में पूछ रहा गया क्वेश्चन, लाभ का हिस्सा, राज का लाभ कितना है, एक्चुअली राज को कितना प्रॉफिट हुआ यदि तीनों को ये हुआ। तो मैं बात करूं, देखो आपके सामने आकाश, हमारे सामने है क्या, आकाश दे रखा है, सुमन दे रखी है और राज दे रखा है। तो आकाश का जो हिस्सा था वो था 1720, इतने रुपए के सामने उसने व्यवसाय शुरू किया था। देन सुमन का 1690 और राज का हमारे सामने आ गया 1240। अब बोल रहा है कि सब 1440 है टोटल प्रॉफिट। 1440 यदि टोटल प्रॉफिट है तो क्या इसी रेशो में निवेश हुआ है, तो इसी रेशो में क्या प्रॉफिट होगा क्या? तो ये बात जग जाहिर है दोस्तों, जिस रेशो में आप व्यवसाय शुरू करते हैं या निवेश करते हैं, जब प्रॉफिट होगा तो भी आप उसी रेशो में डिवाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं लगाऊं 1 लाख, मेरा दोस्त लगाए 10 लाख, प्रॉफिट होए तो हमारा इक्वल इक्वल हो जाए, इक्वल नहीं होता है, उसी रेशो में होगा। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ मेरे रेशो ले इनका, और रेशो लेने के बाद मेरे पास एग्जाम्पल लो कोई भी आ जाए, एक्स वाई जेड, कोई भी रेशो आ रहा है, क्या मुझे उस रेशो की नीड है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। क्या मैं कह सकता हूँ ये भी एक रेशो ही है, ये भी एक रेशो है या नहीं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल ये रेशो है। तो मैं क्या डायरेक्ट कर सकता हूँ? तो डायरेक्ट देखो, मैं इनको गुणा कराऊंगा तो 0, देन हमारे पास हो जाएगा 5, देन 6 और देन 4। क्या ये हो गया इन सबका टोटल? और राज का हिस्सा कितना? 1240। यदि मैं गुणा करा दूंगा हमारा आंसर है, आप बोलोगे बिल्कुल। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से गया 5 नाम 45, 5 दिए 15, 5 से गया 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो यदि देखो 4 को मैं 8 से गुणा कराऊं तो 32। तो यूनिट डिजिट जो भी होगा वो 2 होगा क्या? आप पाएंगे बिल्कुल साहब। और 2 को देखो ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऑप्शन में सारे हैं, इसका मतलब पूरा पूरा काटेगा इसको। तो यूनिट डिजिट 2 बने, इसके लिए मैं 3 को किससे गुणा कराऊं? आप बोलोगे साहब 3 को आप 4 से गुणा कराओगे तभी यूनिट डिजिट 2 बन पाएगा। तो जो भी आप हमारे पास आंसर आएगा, क्या उसका यूनिट डिजिट 4 होगा? आप बोलोगे बिल्कुल साहब। तो देखिए कहाँ है, तो यूनिट डिजिट 4 है हमारे पास यहाँ पे, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, आपको एग्जाम में यही स्मार्ट अप्रोच रखनी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप मूर्ख होगी जैसे पूरा सॉल्यूशन करने में लग रहे हैं। एग्जामिनर आपसे नहीं पूछने वाला है कि आप क्या मेथड यूज किए, एग्जामिनर आपसे सिंपल और सिंपल आंसर चाहता है, मेरा उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए। और समय सीमा निर्धारित है दोस्तों, समय आपके सामने निर्धारित है 90 मिनट, 90 मिनट्स के अंदर ही आपको पूरा पेपर सोल्व करना है। और 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो आप ये मान के चलिए आपके पास 25 मिनट में ये पेपर सोल्व होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? तो नेक्स्ट साहब बोल रहे हैं कि एक शहर है,
शहर ए से शहर बी की तरफ चल रहा है। यदि वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, वापसी की यात्रा में भारी ट्रैफिक के कारण चाल कम हो जाती है और आने जाने में कुल इसे 7 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो पूछ रहा है कि आपसे वापसी के दौरान देन वो वापस आया तो उसकी स्पीड क्या थी। मैं देखो एक बात कहना, वो गया है किस स्पीड से, वो गया है सब 60 की स्पीड से। कितनी दूरी, 150 किलोमीटर। तो आप कह सकते हो इससे मैं इसको काटूंगा तो यहाँ क्या है, इसको 2.5 आवर्स लग रहे हैं क्या। आप बोलोगे साहब बिल्कुल, वो उसे जाते टाइम 2.5 घंटे लग रहे हैं। देन आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देन बोल रहा है कि जाने और आने में कुल उसे 7.5 घंटे लगते हैं। तो आने में कितने घंटे लग रहे हैं, यदि जाने में 2.5 घंटे लग रहे हैं और जाने और आने दोनों साइड उसको 7.5 लग रहे हैं, तो क्या कह सकते हो आने में उसे 5 घंटे लग रहे हैं। आप बोलोगे साहब बिल्कुल 5 ही घंटे लग रहे हैं। और आने में उसकी डिस्टेंस क्या है, देखो शहर ए से बी, ऐसा है तो है नहीं, जाते टाइम वो 150 किलोमीटर का था, आते टाइम बढ़ गई वो डिस्टेंस। आपके पास दूरी सीमित है, दूरी वही रहने वाली है, तो दूरी है हमारे पास 150 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। टाइम हमारे पास देखो 5 घंटे दे रखा है, तो पूछ रहा है कि स्पीड क्या रहेगी। 150 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर रहा है, तो क्या उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होगी। आप बोलोगे साहब बिल्कुल, और यही हमारा आंसर है। क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। कोई कोई नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल आपको कमेंट में लिख के जाना है, ठीक है। आपको कमेंट में बिल्कुल छोड़ के जाना कि साहब ये क्वेश्चन में डाउट था। बहुत आसान है, देखो कितना छोटा सॉल्यूशन होने वाला है, और आपको एग्जाम में यही अप्रोच रखनी है। ऐसा नहीं है कि यार दोस्तों मैं लेंथ करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, पता चल रहा है कि एग्जाम में मेरा पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ। यदि एग्जाम में आपका पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो रहा है ना दोस्तों, आपका सिलेक्शन स्वतः दूर है आपसे। आपके पास समय सीमित है, आपको सीमित समय में ही पेपर करना है, ठीक है। चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट दे रखा है साहब कोस ए। कोस ए का मान दे रखा है, कोस ए का मान दे रखा है हमारे पास 5/13। तो कोस होता क्या है, आप बोलोगे साहब लंब बटे में कर्ण। क्या यही होता है। लंब आपके सामने 5 दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13, तो आप बता सकते हो कि साहब आधार कितना होगा। आप बोलोगे साहब बेस बता सकते हैं, बेस होगा हमारे पास 12, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं। यदि आपके पास परपेंडिकुलर है और आपके पास हाइपोटेनस है, तो आप क्या बेस बता सकते हैं क्या। आप बोलोगे साहब बिल्कुल बता सकते हैं। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करने के बाद रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और यही है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की एबीसीडी है। मैं मान के चलता हूं कि आपको इतना तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट में जाना, आप छोड़ना कि साहब ये नहीं आता है, तो मैं आगे से नेक्स्ट टाइम जब भी सॉल्यूशन कराऊंगा ना दोस्त, तो आपको ये चीज भी बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आती है, आप ये फाइंड कर लेंगे। देन पूछ रहा है सेक ए और टेन ए। सेक ए आप सभी जानते हैं, सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कोस ए का उल्टा, देन कर्ण बटे में लंब। ये टेन ए होता है लंब बटे में आधार, ये होता है कर्ण बटे में देखो आधार। और ये भी होता है कोस, कोस होता है आधार बटे में कर्ण। और हमारे पास कर्ण आधार दे रखा है तो हमारे पास आ जाएगा लंब। क्या आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कहना चाह रहे हैं साहब कर्ण, कर्ण कितना है 13, 13 बटे में आधार कितना है हमारे पास 5, 13/5 में से माइनस करना है मेरे को लंब बटे में आधार। तो लंब दे रखा है 12 आधार 5, तो 12/5 इसमें से इसको घटाना है, तो क्या हमारे पास 1/5 आंसर है क्या। आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर है, और यही आंसर का है यहाँ। क्या कोई भी छोटा सा भी डाउट है क्या आपके पास। देखो मैं मान के चल रहा हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपको समझ में नहीं आ रही है, आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी के जमाने में हैं। आप यूट्यूब के वीडियो को आप वापस रिवाइंड जाइए, फिर से देखिए, फिर से जाइए, फिर से देखिए। यदि 2-3 बार भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, देन आपको कमेंट में छोड़ के जाना है। और मैं बता रहा हूं आप मेरी बातों को यदि समझ पाओगे तो बहुत ज्यादा छोटा सॉल्यूशन के सामने आंसर प्राप्त करोगे आप, ठीक है। चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट होने वाला है कि अब दो संख्या है एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम है हमारे पास और दे रखा है एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है, देन उनका रेशो हो गया ये। वो बोल रहा है कि दोनों का योग ये है, तो 140 किसकी वैल्यू है। आप बोलोगे साहब यूनिट में है 5 की वैल्यू। देन एलसीएम निकालू, मैं 4 से गुना कराऊं तो इसको काट देगा साहब 28 बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 का गुना 4 बराबर 112।
ये हो जाएगा साहब 28। ठीक है, देन बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या यदि 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फिर तो सीधी सीधी बात बताना, एक हमारे पास है एलसीएम 112 और एक संख्या है 112। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एलसीएम कोई संख्या से छोटा आ जाए? आप बताना यस और नो। क्या एलसीएम किसी संख्या से छोटा आ सकता है? क्या आप बोलोगे नहीं आ सकता? बड़ा आ सकता है एलसीएम, छोटा नहीं आ सकता। तो सोचो, और वो संख्या भी आ सकती है, उससे छोटा नहीं आ सकता। तो सोचो एक संख्या यदि 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या यदि 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमारे पास दे रखा है, देखो एक संख्या क्या है 112, तो आप दूसरी संख्या बता सकते हो क्या? ऐसी संख्या जिसका एलसीएम 112 है, ठीक है 112 हो सकती है, एलसीएम हो सकता है, एचसीएफ 28 है, तो क्या दूसरी संख्या 28 ही हो गई क्या? ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्या कोई भी संख्या का एलसीएम उससे छोटा हो सकता है क्या? आप बोलोगे साहब नहीं। और एक संख्या में 112 दे रखी है तो दूसरी संख्या फाइंड करने में जोर आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब नहीं। अब देखना क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहा है। यदि मैं डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को करूं, डायरेक्ट भी करूं, तो देखना क्या होगा। बोल रहा है कि साहब इन दोनों का योग है 108, ये हमारे पास आ गया। तो सोचो कोई भी संख्या का, कोई भी संख्या हो मान लो, क्या इसका एचसीएफ 28 आ सकता है क्या? आप बोलोगे साहब नहीं। इसका एचसीएफ नहीं, इसका एचसीएफ नहीं। क्वेश्चन हमारा यहीं सोल्व हो चुका है दोस्तों, देखा जाए तो। कैसे? एचसीएम हमने फाइंड कर दिया 28। कोई भी संख्या का एचसीएफ क्या 28 से छोटी होगी क्या वो संख्या? तब पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी संख्या का एचसीएफ पॉसिबल ही नहीं है कि वो संख्या से छोटा चला जाए। तो हमारे पास एक ही, ये भी छोटा है 28 से, ये भी छोटा, ये भी छोटा, तो हमारे पास ऑटोमेटिक आंसर क्या हो गया? एक हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं कितना आसान है। यदि आप पेन टच करो तो आपका यही आंसर हो रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं आ रहा है तो डाउट बिल्कुल छोड़ के जाना है कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट और बोल रहा है कि साहब खर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, इसमें निवेश किया इस हिसाब से, वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट हो रहा है 6700। ठीक है, तो खर का हिस्सा कितना है? आप बोलोगे साहब देखो खर दो लोग हैं, एक तो है खर, देन है हमारे पास रिया। खर का प्रॉफिट है देखो 2000। ठीक है, और रिया का टोटल देखो 6700 है, उसमें खर के 2000 है, तो रिया का आप बता सकते हो। आप बोलोगे साहब 4700। इन दोनों का रेशो लू 20 से 20 गई, क्या रेशो इनका 20 रेशो में 47 आ गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। क्या इसी रेशो में प्रॉफिट हुआ है तो उन्होंने इसी रेशो में निवेश किया होगा। जैसा कि मैं आज तक बोलते आया हूं आपको कि जिस रेशो में निवेश करेंगे उसी रेशो में प्रॉफिट होएगा। आज है केस रिवर्स, इनवर्स केस है, देखना कैसे। दोनों इस रेशो में प्रॉफिट हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब है इसी रेशो में उनको लाभ, इसी रेशो में निवेश किया होगा, लगाया होगा धन। तो देख लेते हैं। बात दे रखी है 33,500 की, 33,500 रुपए। टोटल रेशो में वैल्यू क्या है? 67। पूछ क्या रहा है? पूछ कर रहा है खर का निवेश। खर का निवेश रेशो में कितना है? आप बोलोगे साहब 20 है रेशो में। 20 है तो गुणा करा देंगे, देखना क्या आंसर आता है हमारे पास। 67 इसको काट देगा देखो, 48, 7 8 56, 48 कट रहा है क्या? 6 35 देखो 67 इसको काट देगा 5 बार, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 500 गुना में 20 बराबर में हो जाएगा 10,000। क्या यही आंसर आ रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। देखिए रेशो में आपकी कमांड है, परसेंटेज में आपकी कमांड है, फ्रैक्शन में आपकी कमांड है। तो दोस्त बिल्कुल बहुत आसान ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। कितना छोटा सॉल्यूशन, आप सोचे भी नहीं होंगे इतने आसान तरीके से पढ़ते हुए हम पूरे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। और यकीन मानो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के बाद में ना आपका जो वेतन होने वाला है ना ग्रुप डी का, एटलीस्ट लगभग ये होने वाला है 60,000 रुपए के आसपास में। 60,000 न भी मानो तो कम से कम 50,000 प्लस आपकी सैलरी होने वाली है। इसको इतने हल्के में मत लो एग्जाम को, आज से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तभी 6 महीने बाद जब भी आपका एग्जाम होगा 5 महीने बाद आप सिलेक्शन ले पाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कल को फिर आप दुखड़े रोने बैठ जाओगे, साहब मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया, 2 क्वेश्चन सही हो जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये क्वेश्चन वही है दोस्तों।
आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ दो आप मैथ के अंदर, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपने एक बार कायदे से पढ़ लिया ना और शानदार आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप बिल्कुल 25 में से 25 ही अंक प्राप्त करोगे। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा इन तीनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो सोचो यार, सीधा सीधा छोड़ो, आप तो इकाई का अंक जोड़ो। 9 9 9 18 और 27, 27, क्या इकाई का अंक 7 आएगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर है। वर्बली मेरे दोस्त सच सच बताना, क्या इसमें पेन भी टच करने की जरूरत है क्या आपको? आप बोलोगे कतई नहीं है साहब, इसमें पेन टच करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इसमें पेन, ये सवाल इतनी इज्जत डिजर्व ही नहीं करता है कि मैं पेन टच करूं, क्योंकि मैंने आपके साथ मिलके 10 पेपर सेट निकाले हैं, लगभग 250 क्वेश्चन निकाले हैं। 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद इस क्वेश्चन में मैं पेन टच नहीं कर सकता। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी यकीनन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए, एग्जामिनर ने लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ आपका ग्रुप डी का उसी में पूछा है। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट होने वाला है कि साहब एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को, एक्चुअली ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, ये एरर एरर है, प्रिंटिंग एरर। ठीक है, 20% के लाभ में 140 में बेच रहा है, फिर वह दुकानदार दूसरे ग्राहक को 10% के लाभ में बेच रहा है। बोल रहा है कि निर्माता के क्रय मूल्य और ग्राहक के क्रय मूल्य में दोनों के सीपी में क्या डिफरेंस है? बोला कि साहब निर्माता था, ठीक है साहब निर्माता, ये 100 में खरीदा, ये दुकानदार को बेचा 20% के लाभ में। ठीक है, 20% के लाभ में 120 में बेच दिया, ये हो गया साहब दुकानदार। ठीक है, शॉपकीपर, लेकिन ये ग्राहक को कितने में बेच दिया? 10% के प्रॉफिट में बेच दिया। 10% का प्रॉफिट 120 का 132। अब हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है? 120% के लाभ पे इसको बेच रहा है 840 में, इसका मतलब 840 जो वैल्यू दे रखी है ना हमें, वो दे रखी है साहब 120 की। ठीक है साहब, पूछ रहा क्या है? पूछ रहा है इसका सीपी और इसके सीपी में डिफरेंस कितना है। यहाँ डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे साहब यहाँ डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 32, तो क्या 32 ही होगा क्या डिफरेंस? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। देखिए, ये इसको काट देगा, 12 इसको काट देगा 7 बार, 7 और 32 को आप गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 22, 224। क्या यही आंसर है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर है। यदि आप इसको यूनिट डिजिट से भी करो ना, तो आपका क्वेश्चन यही सोल्व होने वाला है। देखना कैसे, 4 को 2 से गुणा करूंगा 8, नीचे है 2, मैं 2 को किससे गुणा कराऊं कि 8 बन जाए? आप बोलोगे साहब यूनिट डिजिट 4 हो तभी 8 बन सकता है, तो यूनिट डिजिट 4 एक में ही है। क्वेश्चंस बहुत पहले हमारे सोल्व हो पा रहे, विद इन सेकंड्स में आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखना, जो इज्जत देने लायक क्वेश्चन होंगे ना, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, हमें उन्हीं को इज्जत देनी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई क्वेश्चन हो आप देने बैठ गए इज्जत, साहब 2 पन्ने भरे, 1 पन्ने भरे, 2 मिनट में आंसर प्राप्त कर रहे हैं। 2 मिनट में करोगे ना आपका पेपर रह जाना है दोस्तों, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रश्न में। देखो दे रखा हमारे पास दो की, देखो दे रखा है क्या है, 2 की पावर 4 10 क्यूब, ठीक है, गुणा में 2 की पावर 5 10 स्क्वायर, भाग में दे रखा है 2 की पावर 7। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 12? आप बोलोगे बिल्कुल। गुणा में 2 की पावर 10, आप बोलोगे बिल्कुल। भाग में 2 की पावर 7। यदि मैं इस साइन को चेंज करूं जो कि मैंने आपको दसियों बार बता रखा है, तो क्या करोगे आप बोलोगे सब 2 की पावर 12 गुणा में 2 की पावर 10, यदि गुणा करूं तो यह आ जाएगा 1 बटे में 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 इसको काट देगा इसको, तो यहाँ बच जाएगी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का गुणा हो रहा है 2 की पावर 12 से, तो देखो बेस सेम है ना। देखो ऑलवेज याद रखना, जब भी आपके सामने बेस सेम हो ना और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर एड हो जाती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो अब आंसर आ जाएगा 2 की पावर 15, और यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर एक्चुअली दोस्तों ये 2 की पावर, देखो 215 ऐसा नहीं है, ये प्रिंटिंग एरर है। ये ऑप्शन है 2 की पावर 10, 2 की पावर 15, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 15। कायदे से देखो ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका देखते ही सोल्व हो जाएगा। कैसे? आप बोलोगे साहब 2 की पावर 10 हो रही है, 7 इसको काट देगा तो 3 बचेंगी पावर, 3 यहाँ बचेंगी, 12 यहाँ है, तो हो जाएंगी 15। अब आप बताना मेरे को, जब मैं लास्ट में आपको बता पा रहा हूँ, तो आप इसमें भी क्या पेन टच करोगे क्या दोस्तों? और ये इजी क्वेश्चंस मैं नहीं लेके आया हूँ, मैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपको बता देता हूँ, ये एग्जामिनर ने ही आपसे पूछे हैं।
मैं लगभग 10 शिफ्टों का आपके सामने सॉल्यूशन कर चुका हूँ। आज ये 11वीं है और लगभग मैं 101 का करूंगा। मैं जो भी आपसे लास्ट ईयर ग्रुप डी में एग्जामिनर ने आपसे जो भी पूछा है ना, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं नया तो ऑप्शन मेरे हैं, नए क्वेश्चंस मेरे हैं, मैं ओनली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लास्ट ईयर के जो भी पेपर हुआ है। और ये एग्जाम आप क्रॉस चेक करना, ये पूरा पेपर सेट पूरे हूबहू क्वेश्चंस है ना, आपको पूछे गए हैं लास्ट ईयर की एग्जाम के 2 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट के अंदर। चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है कि साहब परीक्षा में स्कूल एक्स है, स्कूल एक्स से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ना परसेंटेज, स्कूल से उपस्थित छात्रों की संख्या का 80% है। ठीक है साहब, ये हो गई स्कूल एक्स। या उपस्थित थे 100 और उत्तीर्ण हुए 80%। ठीक है साहब, क्या इतना समझ पा रहे हो आप बोलोगे बिल्कुल। देन आगे क्या देखते हैं। देन स्कूल हो गई वाई। ठीक है साहब, ये हो गई स्कूल वाई। अब बोल रहा है इसमें उपस्थित छात्रों की संख्या है ना, वो एक्स वाली से 15% ज्यादा है। तो एक्स में थी 100, यहाँ गई 115। आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो मेथड बता रहा हूँ ना, रेशो मेथड, आपको सिर्फ क्वेश्चंस की लाइनों को पढ़ो, आंसर यहाँ रखो उस मेथड में, आंसर प्राप्त करो, सिर्फ इतना ही काम है आपका, और सिलेक्शन प्राप्त करो। ठीक है। देन बोल रहे हैं कि साहब उत्तीर्ण छात्रों की संख्या एक्स वाली स्कूल से उत्तीर्ण छात्रों से 30% ज्यादा है। तो यहाँ थे 80, 80 का 30% होता है 24, 24 ज्यादा है। तो यहाँ क्या हो गए, आप बोलोगे साहब यहाँ हो गए 104। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, स्कूल वाई से जो छात्र उत्तीर्ण है ना, उनका परसेंटेज बताइए आप क्या है। ठीक है साहब, 104 115 का कितना प्रतिशत होता है। आप बोलोगे साहब 104, 104 115 का कितना प्रतिशत है, यही फाइंड करना है आपको। ठीक है। देखो पॉइंटों में वैल्यू है, इसीलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। नहीं होती यूनिट डिजिट ओनली मैं वहीं सोल्व करवा देता। देखो 5 से गया है 20 बार, 5 से गया ये 23 बार, ऊपर आ गया हमारे पास, इसको गुणा करेंगे तो 2 0 8 और 0, नीचे हमारे पास 23। 23 को आप इससे काटोगे ना, तो 23 नामे 207, 1 0 भाग 2 0, तो आ जाएगा हमारे पास 0। तो 23 चौके 92। देखो 90.44 कुछ भी आएगा, लेकिन 90.4 आएगा तो हमारे पास क्या आंसर है क्या। आप बोलोगे साहब ये रहा आंसर। क्या इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है क्या। लैंग्वेज देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बहुत आसानी से करना है। एक बार देखो और सोच के बताओ, कितना आसान सा सॉल्यूशन है, कितनी आसान सी समझ है। क्या समझ में आ रहा है आपको। बिल्कुल आना भी चाहिए। चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट होने वाला है, कोई एक्स मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 59 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है, और वो एक प्लेटफॉर्म को, जो भी रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है, अक्सर आप स्टेशन पे जाते होंगे और नहीं जा रहे हो तो बिल्कुल आप जब जॉब प्राप्त करोगे ना, आप इससे रूबरू होने ही वाले हैं दोस्तों। तो प्लेटफॉर्म को ये 9 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है साहब, स्पीड है 59 की, कितने सेकंड में पार कर लेती है, 9 सेकंड में। देन पूरी लेंथ क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 9 9 81, कैरी हो गए 8 और 3, इतनी मीटर है उसकी लेंथ। ठीक है, इतनी मीटर उसकी लेंथ है टोटल, किसकी, प्लेटफॉर्म की, एक ट्रेन की। देखो ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये देखो यहां से गुजरेगी, यहां से लेंथ स्टार्ट हो रही है, देन ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ऐड हो रही है, ये इसको क्रॉस करेगी यहां तक। तो क्या दोनों की लेंथ जुड़ रही है क्या, आप बोलोगे साहब बिल्कुल। इस स्पीड से इतने मिनट में टोटल इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। बोल रहा क्या है, बोल रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई ये है, तो एक्स का मान क्या है, एक्स है क्या, एक्स है ट्रेन की लेंथ। तो आप बोल सकते हो साहब दोनों की लेंथ इतनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है साहब 279, 279, इसमें से इसको घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा। आप बोलोगे साहब 11 में से 9 गए, हमारे पास बचे 2। ठीक है, और इधर 12 में 7 गए, हमारे पास बचे 5, 4 में से 2 गए 2, 252। क्या यही लेंथ है, क्या यही आंसर है। आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कितने आसानी से आपके क्वेश्चन हो पाए। आपको करना क्या है, आपको डेली 10-15 का अलार्म सेट करना है और इस क्लास को ज्वाइन करना है। और मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आप, मैं ये मान ही नहीं सकता कि आप इतने सॉल्यूशन, 161 के सॉल्यूशन देखने के बाद, आज से ही तैयारी करने के बाद, मैथ में आप कहीं भी कमजोर है जाओ, आपका सिलेक्शन हो ना हो मैं ये नहीं कह रहा, आपका सिलेक्शन मैथ में आप फुल में से फुल स्कोर प्राप्त करोगे, ये मेरा कहना है। ठीक है,
चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे होने वाला है कि रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 4 गुनी है। देखो ये हो गया रवि के पिता और ये हो गया रवि। देन इसकी आयु, इनकी आयु इससे 4 गुना है। क्या रेशो में? 4:1 है। आप बोलोगे बिल्कुल। देन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। ठीक है साहब। अब रेशो रह गया रवि की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब रेशो रह गया कितना? 3 गुना। ये उनकी आयु का अनुपात है। अब मेरे को बात बताना एक, क्या उनकी आयु का अंतर ऑलवेज सेम है क्या? क्या 5 साल पहले जितना उनका डिफरेंस था एज का, क्या आज भी उतना ही है क्या एज का डिफरेंस? आप बोलोगे बिल्कुल। डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि आज डिफरेंस मेरे पिता में मान लो 30 साल का है, तो ऐसा नहीं कि 5 साल बाद 35 का हो जाएगा। डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ क्या रेशो में डिफरेंस सेम है क्या? आप बोलोगे साहब नहीं, यहाँ रेशो में डिफरेंस है 2 का, यहाँ है 3 का। तो डिफरेंस सेम करो। सेम करोगे तो क्या होगा? इसको आप गुणा करा दोगे किससे? 2 से। इसको आप गुणा करा दोगे किससे? 3 से। तो देखना रेशो क्या बनता है। रेशो यहाँ बन जाएगा 8 रेशो में 2। यहाँ रेशो क्या बन जाएगा? 3 से 9 रेशो में हमारे हो गया 3। देखो अब अंतर कितना है? 6 का। यहाँ भी 6 का। अब डिफरेंस सेम हो गया? आप बोलोगे बिल्कुल। अब हमारे क्वेश्चन बिल्कुल रेशो मेथड में फिट टू फिट हो गया। देखते हो आप क्या कहता है। तो साहब 5 वर्ष लग गए। 5 वर्ष बाद, ठीक है साहब, 5 वर्ष बाद। क्वेश्चंस में कितने टाइम बाद? रेशो में वैल्यू है 1 की, 1 की 5 वैल्यू है 1 की। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि रवि की वर्तमान आयु। रवि की वर्तमान आयु कितनी है? 2। ठीक है साहब, 2 से गुणा करा देंगे। हमारे पास आंसर कितना आ गया? 10 वर्ष। तो रवि आज 10 साल का है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कोई भी डाउट है क्या इस प्रश्न में? कुछ नहीं करना है, जो रेशो दे रखा है वही रेशो रख लेना है। देन हमको बस एक बात पता होनी चाहिए, क्या? जो कि मैंने दसियों बार आपको बता रखी है कि एज का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहता है दोस्तों। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एज भी समय के साथ में जो डिफरेंस है वो भी अलग हो जाता है एज का, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या होगी। क्या ये कह सकते हो कि मैं कोई भी संख्या में 20% जोड़ूंगा तो संख्या ऑलरेडी स्वतः में 80% है, तभी तो 20% जुड़ने के बाद वो परिणाम में वही संख्या हो जाएगी। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या हो वह अपने आप में 100% है। ठीक है। 20% जोड़ रहा हूँ, वो कोई भी आधी अधूरी संख्या थी, 20% जोड़ने के बाद वो पूरी हो गई, पूरी वो की वो संख्या हो गई परिणाम में। ठीक है। तो वो संख्या ऑलरेडी 80 है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या रखा है? 80% वैल्यू किसकी है? 84 वैल्यू किसकी है? 84 वैल्यू है 80% की। पूछ रहा क्या है? संख्या का 65%। आप बोलोगे साहब 65। देखो ये काट देगा 5 से 16 बार, ये गया 5 से 13 बार। ठीक है साहब। ये 4 से गया 4 बार, फिर 4 से गया 21 बार। 13 एकम 13 जमा 1, 13 दूनी 26 और 1 27। इसमें हम भाग दे देंगे किसका? 4 का। तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 4 6 24, बचा 3 और 3, 3 देन 3, 4 अट्ठे 32.25। क्या 68.25 आंसर है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ दोस्तों। चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट होने वाला है एक क्लास है। देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको लगभग शायद 5-7 करवा चुका हूं मैं। और जब भी पहली बार मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराया था, देन मैंने बोला था आपको कि आज के बाद में जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होगा, दोस्तों कसम है आपको आपकी ग्रुप डी एग्जाम की, आपको पेन टच नहीं करना है, आप वर्बली करेंगे। देखना कैसे। 40 विद्यार्थी थे, उनकी औसत आयु क्या है? देखो 40 थे, 40 स्टूडेंट की औसत है 33। देन टीचर भी आ गए, अब कितने हो गए? आप बोलोगे साहब 40 प्लस टीचर हो गए। देन एवरेज कितनी हो गई? 34 हो गई, एक बढ़ गई। अब बोल रहा है कि जो टीचर आया था ना उसकी एज क्या है? ठीक है, आप बताना। यदि टीचर आता 41 हुआ, उसकी भी एज 33 ही होती, मान लो 33 ही होती, ये मान लिया 33 ही होती, तो कुछ फर्क पड़ता क्या? आप बोलोगे साहब फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन ये बढ़ गई, इसका मतलब 33 प्लस में जो भी आया होगा वह 33 से ज्यादा का ही आया होगा ना, तभी तो एवरेज बढ़ गया है। देन बोल रहा है कि एवरेज कितना बढ़ा है? एक बढ़ा है। कितने लोगों पे बढ़ा है? भाई सबकी एक एक आयु बढ़ गई ना एवरेज में।
देन आप बोलोगे साहब 40 तो पहले ही थे, एक शिक्षक हो गया, टीचर हो गया, देन 41 हो गए, 41 पे एक बढ़ गया, देन मतलब 41 गुणा में एक, तो 33 प्लस में 41 बराबर 77। अब आप बताना मेरे को, क्या ये क्वेश्चंस डिजर्व करता है आपका इतना सम्मान? क्या ये इतनी औकात इस क्वेश्चंस की है? क्या ये पेन टच करवाए आपसे? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, चलते हैं। देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट होने वाला है कोई भी साहब धनराशि है, 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, यदि 3% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती, अधिक होती, तो ब्याज दर ना निवेश किया जाता, तो वो जो रेट जो हमें मिलता ना, हमें प्रॉफिट, एक्चुअली वो जो ब्याज मिलता, ठीक है, वो मिलता 960 रुपए अधिक प्राप्त होता। देन हमारा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इट मीन्स मूलधन, मूलधन को ही प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है? अब मेरे को एक बात बताना दोस्तों, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, तो जो पहली साल में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही, अगले साल भी वही होगा, देन तीसरी साल भी होगा, कितने भी साल करो सेम ब्याज मिलता रहेगा। आप बोलोगे बिल्कुल। मान लो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी ब्याज मिल रहा था मान, लेकिन बोल रहा है कि ब्याज यदि 3% ज्यादा होता, 3% ज्यादा होता, आप बोलोगे साहब ठीक है, तो 3% ज्यादा होता, एक साल में 3% मेरे को ज्यादा रुपए मिलते। भाई सीधी सीधी बात यही है ना, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होती साधारण ब्याज की दर से, तो एक साल में 3% मेरे को ज्यादा रुपए मिल जाते, 2 साल में 6%, 3 साल में 9%, 4 साल में 12%। बिल्कुल साहब, यदि एक साल में 3% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होती, तो ऑब्वियस सी बात है एक साल में 3% ज्यादा मिलते, और इसी क्रम में 3 चौके 12, 4 साल में 12% ज्यादा मिलते। यही होगा ना? आप बोलोगे बिल्कुल। क्या इतनी सी बात मेरी समझ पाए क्या आप? और यदि समझ पा लिए ना आप इतनी सी बात को, क्वेश्चन यही खत्म है आपका ये प्रश्न। ठीक है, बोल रहा क्या है? आप बोलोगे साहब 12%, 12% मेरे को ज्यादा मिलते, 12%। क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं? प्रश्न में बोल रहा है 960 रुपए अधिक प्राप्त होते। ठीक है साहब, तो बोल रहा है कि अब हमें प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल 100% ही तो था, तभी तो 12% ज्यादा होते। आप बोलोगे साहब गुणा करा देंगे 100 से। ठीक है, 100%। परसेंटेज, परसेंटेज को कैंसिल कर रहा है, 12 इसको कर रहा है 8 से, देन हमारे पास आ गया आंसर 8 और में 000, 8,000 रुपए। तो जो प्रिंसिपल था ना, जो मूलधन था, वो आपका था 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। देखो यार दोस्तों, क्या मेरी बात समझ पाए? उसके बाद में भी आपको वैल्यू कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? ये क्वेश्चन सही बताऊं ना आपको, ये डिजर्व करता नहीं है कि ये क्वेश्चन इतना मतलब पेन टच करे। कैसे? आप बोलोगे साहब एक साल में 3% ज्यादा होता, 4 साल में 12%, 12% की वैल्यू दे रही है 960, तो जीरो 12, 960 को कर देगा 12 अट्ठे 96 80 बार, देन 100 की फाइंड करनी है तो 2 जीरो और लगा देंगे, 80 के 2 जीरो 8,000। कितना 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 आसान है दोस्तों। ग्रुप डी का पेपर बहुत आसान है यदि आप कायदे से तैयारी कर रहे हो, तो ग्रुप डी ही नहीं, आप, मैं यकीन से कह सकता हूँ बिल्कुल दावे के साथ, कि आप इन पूरे पेपरों को कर लोगे ना, तो आपकी ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, मतलब कोई भी ऐसी एग्जाम जिसमें रेलवे की में आपके गणित से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, आप फुल में से फुल ऑन मार्क्स अचीव करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं साहब। एक बेलन है, बेलन की शेप क्या होती है? देखना दोस्तों, बेलन की शेप कुछ इस प्रकार से होती है। ये हो गया साहब आपका 3D, 3D की बात करूं मैं आपसे तो ये हो गया 3D। ये होता है देखो बेलन, क्या यही होता है? क्या आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही होता है एक बेलन? बेलन की शेप क्या यही होती है? ठीक है साहब, बोल रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका जो टोटल चारों ओर का एरिया है ना, चारों ओर का एरिया वो दे रखा है, और उसका फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, वो होता है साहब 2 पाई आर एच, ये होता है। और ये दे रखा है कितना है? आप बोलोगे साहब ये दे रखा है 528। ठीक है साहब, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप उस चीज को समझो। आगे क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि इसका वॉल्यूम, देन इसमें कितना आ सकता है, इसका जो वॉल्यूम है ना पूरा, वो कितना है? तभी साहब हमको फॉर्मूला आता है। आप बोलोगे साहब क्या होता है? ये हमें बताते हैं। देखो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ये पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी? 1848 में। क्या इसकी वैल्यू यही है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। क्या समझ पा रहे हो क्या आप? ये देखो ये है पाई आर स्क्वायर। ठीक है साहब,
अब इसको आप काटोगे, देखो 2 इधर चल जाएगा, 2 गुणा में 22 गुणा में 7। देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 22 नीचे ऊपर 11। देखो 11 से ये कट जाएगा 2 बार, 11 से कट जाएगा 11 चौके 44 और 11 8 88, 2 और 2 4 से कट जाएगा 12 बार। तो ये क्या, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 12 गुणा में 7। ठीक है साहब, ये क्या है, ये है, देखो ये उधर चला गया तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया साहब आर और एच, ये आ गया 12 गुणा में 7। आप बोलोगे साहब बिल्कुल ठीक है। आगे देखो इसको फाइंड करेंगे आप, यही इधर चला जाएगा तो 22 गुणा में 7, 11 से कट जाएगा 2 बार, 11 से कट जाएगा 11 एकम 11, 11 छिगानी 66, 11 8 88, तो इसको काट देगा 8 और 4 बार। तो हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आ रही है, आप बोलोगे साहब आ रही है 84 इंटू में 7, और ये है क्या, आप बोलोगे साहब ये है आर स्क्वायर में एच बराबर में 84 इंटू में 7। अब आप खुद बताओ दोस्तों, खुद बताओ मेरे को, ये 84 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 12 गुणा में 7, देन यहाँ आ जाएगा 7। तो यहाँ है ओनली आर एच और यहाँ है आर स्क्वायर एच। अब बता सकते हो आर कितनी है, आप बोलोगे सब सीधी सीधी बात है, आर हो गई हमारे पास 7 और एच हो गई हमारे पास 12। क्या समझ पाए मैं क्या कहना चाहा आपसे, सच सच बताना दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हो क्या, आप बोलोगे बिल्कुल, इतना आप समझ लिए। देन आगे क्या कह रहे हैं, देन बोल रहा है कि पूरे क्वेश्चंस में पूरे बेलन का टोटल सरफेस एरिया है ना वो पूछा है। ठीक है, देखना टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है साहब 2, देखना नीचे की दोनों भुजाएं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। ठीक है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर साथ में पाई आर, 2 पाई आर एच यही होता है। देन कॉमन लोगे लोगे आप क्या, 2 पाई आर, देन बच जाएगा क्या आर प्लस एच, ये रही रहेगा आपका। आप बोलोगे साहब बिल्कुल, देखना 2 पाई 2 गुणा में 22/7 गुणा में 7, आर कितना है, आर बोलोगे साहब 7 और पाई, और एच एच है साहब 12, 12 और 7 19। ठीक है, देखो 7 से 7 गया और 2 दूनी 4 और 9, देखो 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, 4 को 9 से कराऊंगा 6 आएगा, ये 6 है क्या हमारे आंसर में, आप बोलोगे साहब, क्या आप समझ पा रहे हो क्या आ रहा है। अब देखना यदि मैं आपसे सीधी सीधी एक बात कहूँ दोस्त, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, अब बोला 2 का 2 से गुणा आएगा यूनिट डिजिट 4, 4 का 9 से गुणा आएगा यूनिट डिजिट 6, आंसर जो भी हो लास्ट में इकाई का अंक 6 है हमारे पास, वही आंसर है। ठीक है, यदि मैं बात करूं आपसे प्रो लेवल की, अब मेरे को एक बात बताना ध्यान से, इस क्वेश्चन को ना मैं यदि बात करूं, ये होता है एक मेथड, और आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो देखना। आपको बोला साहब पाई की वैल्यू है 22/7, तो 22/7 क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा में 2/7, आप बोलोगे साहब बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे पास जो भी आंसर होगा ना वो पाई से तो मल्टीपल हुआ ही है ना, देखो पाई से मल्टीपल हुआ ही है ना, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 से गुणा होके ही तो बना है वो आंसर। जो भी आंसर हो रहा है मेरे पास 11 से गुणा है, इसका मतलब वो आंसर पूरा पूरा 11 से कटना भी चाहिए। यदि मैं कोई संख्या को 11 से गुणा करूं और वो संख्या लिख दूं तो इसका सीधा सीधा ये मतलब नहीं हो कि वो 11 से पूर्णतः कटना भी चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल। क्या मैं ऑप्शन को देखूं, क्या 11 से कट रहा है क्या, आप बोलोगे साहब बिल्कुल नहीं, क्यों, 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया है और आता भी होगा, नहीं भी आता तो वैसे काट लो। क्या 11 से कटेगा, आप बोलोगे साहब ये कटता ही नहीं है 11 से। क्या ये कटेगा, आप बोलोगे नहीं। क्या ये कटेगा, आप बोलोगे बिल्कुल ये कटेगा। क्या ये कटेगा, नहीं। 11 से एक ही संख्या कट रही है, वही आंसर है। एक्चुअली देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन में भी आपको पेन टच करने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरे दोस्त सिलेक्शन मैंने लिए हैं, मैं खुद ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, आरआरबी एनटीपीसी में, तो आप ये भूल जाओ कि मैं जो भी बता रहा हूँ मैं सिलेक्शन कैसे ले रहा हूँ, कोई डाउट रहने वाला है। देखो बिल्कुल आपको एग्जाम में क्या देखना है, आप देखो साहब पाई गुणा हो रहा है 11 से, आंसर भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए,
ये एक ही आंसर है, यही आंसर। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड ही डिजर्व करता है ये क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा लेंदी, आपको नहीं आती होगी एडवांस में, डजंट मैटर, आप सिर्फ करते जाइए दोस्तों। चलें नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होने वाला है साहब, एक दुकानदार एक वस्तु को इतने रुपए अंकित मूल्य है, 8% की छूट देने के बाद भी उसे 34% लाभ होता है। मैं मान लिया अंकित मूल्य कितना है, मान लो कि मार्क प्राइस 100 है, 8% की छूट दिया तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है साहब, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी क्या बोल रहा है, छूट देने के बाद भी 34% का लाभ होता है। यदि ये 134% है, 34% का लाभ होने के बाद, देन ये हमारा क्या सीपी आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस आ गई क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। ये क्या आ गया, सीपी, ये आ गया एसपी। देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत डीप बात है बहुत दोस्तों। यदि इस बात को समझ गए ना आप, बहुत आसान होने वाले क्वेश्चन। देखना कैसे। अब बोल रहा है कि साहब अंकित मूल्य कितना था, 5360। ठीक है साहब, रेशो में इसकी वैल्यू क्या है? आप बोलोगे साहब ये 100 की। बोल रहा है कि 8% छूट के बाद कितने में बेचा, कितने में बेचा। अब ये जो भी वैल्यू है मेरे को नहीं पता, बोल रहा है कि 34% का लाभ हुआ है इसको। क्या ये वैल्यू में 134 की मानूं, क्योंकि 34% लाभ हुआ है तो 100 से 134 हुई है। ये वैल्यू है 134 की, ये टोटल वैल्यू 134 की, और मैं गुणा करा दूं 100 में, तो क्या सीपी आ गया क्या मेरे पास? और पूछ रहा क्या है, क्रय मूल्य ही पूछ रहा आपसे, सीपी ही पूछ रहा आपसे। ठीक है, देन करो फाइंड। देखो 100 से 100 गया ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। देन देखो 2 से गया ये 6 और 7 बार, 2 से ये चला गया हमारा 4 6 टाइम, और 6 अट्ठे 48 7 8 67 से देखो ये कट जाएगा 80 टाइम्स। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? आप बोलोगे साहब 80 गुणा में 46, 80 गुणा में 46, 8 6 48, जीरो है ही हमारे पास, 4 8 चौके 32 4 36, 48 8 चौके 32 4 36, क्या आंसर आ रहा है? आप बोलोगे 36 80, यही आंसर है। क्या आप समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपके सामने दो कंडीशन बनाई हूँ। पहली कंडीशन, साहब 8% की छूट दे रहा है, ठीक है साहब, 100 रुपए की थी, 8% की छूट दिया 92 की, ठीक है, 100 रुपए की थी, 8% की छूट देने 92 की। लेकिन बोल रहा था अब भी इसको 34% का लाभ है, ठीक है, वैल्यू 134 की, ठीक है साहब, 134 की 100 पे जाना है। कितना आप डायरेक्ट भी करते हैं इसको, देखना कैसे। मैं बोलूँ आपको साहब, कोई रेट, कोई भी चीज थी 5360 की, आप बोलोगे साहब 8% के छूट पे बेच रहे हैं, ठीक है साहब, ये 100 है, 8% का छूट 92, देन बोल रहे हैं, देन फिर भी आपको 34% का लाभ हो रहा है, 34 का लाभ हो रहा है 100 पे, तो ये हो गई 134 की 100 पे जाना है, 100 से 100 कैंसिल, ये गया 46 बार, और ये गया 67 बार, 67 इसको काट देगा साहब 80 बार, 80 इससे गुणा होएगा किससे, 46 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3680। ये आंसर। कितना छोटा सॉल्यूशन है, आप सच सच बताना दोस्तों, कितना ज्यादा छोटा सॉल्यूशन है। यदि आपको ये रेशो मेथड आता है तो, नहीं आप घिसते रहो पेन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। एग्जामिनर कभी आपसे नहीं पूछता कि आपने कितना बड़ा सॉल्यूशन किया है, एग्जामिनर को सिर्फ आंसर चाहिए मेरे दोस्त। चलिए आगे, कोई इशू आ रहा है आपको, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। नहीं भी आ रही है तो देन आप रिवाइंड करिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका नेट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फुल्ली छूट है। ठीक है, देखो क्लास ऑनलाइन का सबसे बड़ा ये फायदा भी है। एग्जाम में क्या ऑफलाइन में आप घबराते हैं, मैंने काफी लोगों को देखा है घबराते हैं, पूछते हो कि साहब सर ये सर वो, पूछ ही नहीं पाते। काफी लोग तो इतने शर्मीले होते हैं, लिटरली वो पूछ नहीं पाते। और ऑनलाइन में आपके पास बहुत शानदार सुविधा है, 4 बार भी पीछे जाओ आप, कोई कहने वाला नहीं है आपको। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है 1/20, 10/100 का कितना प्रतिशत है? तो इसमें बेस सेम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से गुणा कराने के बाद 5/100, 1/100, 10/100 का कितना प्रतिशत है? बेस सेम है तो 5 10 का कितना प्रतिशत हो गया? आप बोलोगे साहब 50%। क्या इसमें भी पेन टच करने की जरूरत थी आपको? नहीं नहीं नहीं।
ठीक है, चलते हैं। देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट है साहब, देखो 14 सेंटीमीटर का है व्यास। व्यास मतलब आपके सामने, व्यास कहते किसको है? आप बोलोगे साहब रेडियस का दोगुना ही तो व्यास होता है। भाई इंग्लिश में डायामीटर, डायामीटर क्या होता है? रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या का दोगुना ही तो वो होता है। और व्यास का आधा कर दूं तो त्रिज्या होती है। ठीक है साहब, एक बेलनाकार पाइप से इतनी स्पीड से पानी से जल बह रहा है। ठीक है, दूसरा एक मान लो कोई भी आयताकार टैंक है, दे रखा है, ये 50 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा है। ठीक, और उसमें जल का इस तरह 21 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 बाई 44 का एक टैंक है, 21 सेंटीमीटर पानी भर गया। और पानी का जो पाइप है ना, उसकी रेडियस है हमारे पास 7, जो कि दे रखी है सेंटीमीटर, और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है। और वो उस टैंक को भरने में उसे कितना टाइम लगा होगा, ये क्वेश्चंस पूछ। यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं है ना, आप इस क्वेश्चन को, मैं यकीनन आप किसी से भी पूछना, मतलब मैं इतने लोगों को देखा उन्हें लाइब्रेरी में, क्लासों में प्रैक्टिस करते हुए, वो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। मतलब करते भी नहीं है, बहुत आसान है। देखना कहना क्या चाह रहा है। रेडियस क्या है? आप बोलोगे 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक बात ध्यान रख, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करो, या तो सभी जो भी आपके सामने वैल्यू दे रखी है, या तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या फिर मीटर में कन्वर्ट करो। ऐसा नहीं कि आधी सेंटीमीटर में आधी मीटर में, कोई भी हो, आपके पास जो भी पैरामीटर है ना वो सेम होने चाहिए। किलोमीटर है तो किलोमीटर में, मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में। ये बोल रहा है कि किलोमीटर पर आवर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। क्या ऐसे मैं सभी को मीटर में चेंज कर लूं? आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखना, नल की जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया नहीं एक्चुअली, जैसे मान लो कोई भी है, कोई भी मान लो ये नल है, तो नल की यदि मैं बात करूं आगे की, इसका मुंह कितना चौड़ा है उसकी बात कर रहा हूं, तो वो क्या एक सर्किल नहीं बन रहा? नल का छेद आप दिन देखा होगा कभी कोई नल, तो वो क्या एक सर्किल नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 22/7। आर रेडियस कितनी है? रेडियस आप 7 सेंटीमीटर। यदि मीटर में कन्वर्ट करूं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए साहब दोस्तों आपको 1/100 से गुणा कराना होता है, इसका मतलब 100 से भाग देना होता है। ठीक है, तो रेडियस हो गई साहब 7/100। आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगी? 2 बार 7/100। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्या 15 किलोमीटर का मतलब 15,000 मीटर हो गए क्या? 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर। ठीक है साहब, ये लो 15,000। ठीक है साहब, अब ये कितने घंटे तक चलेंगे? मतलब यही तो कह रहा है कि नल को इतने भरने में, यहां तक भरने में कितना समय लगेगा? तब ये एक्स घंटे लगेंगे या एक्स टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ये जो है ना स्पीड इसकी, ये 15,000 मीटर पर आवर है। तो जो भी होगा हमारे पास, वो जो भी वैल्यू आएगी वो घंटों में आएंगी। 15 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में, 15 किलोमीटर 1 घंटे में 15,000 मीटर। ठीक है साहब, तो टैंक कितना है? आप बोलोगे साहब 50 मीटर का है, देन 44 मीटर उसकी चौड़ाई है, देन बोलोगे साहब भरा कितना? 21 सेंटीमीटर। देखो फिर सेंटीमीटर आ गया, मीटर में कन्वर्ट करना करना हमें आता है, और मैंने भी वही आपको बताया, 100 का भाग दे देंगे। ये लो साहब 21/100। अब सॉल्व कर लें इसे दोस्तों, देखना 7 से 7 गया। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, यदि 1 जीरो गई, ठीक है साहब, गई। ये 1 जीरो इस 1 जीरो को काट देगा, और ये 1 जीरो इस 1 जीरो को काट देगी। ठीक है, 7 देखो इसको काट दे 21 को 3 बार। ठीक है साहब, तो 3 इसको काट देगा 5 बार, 5 इसको काट देगा, तुम्हारे पास आया क्या? 22 = 22 गुणा में x = 44। यही बचा। 22 इसको काट देगा 2 बार, x की वैल्यू क्या गई? आप बोलोगे साहब 2। और x था क्या? x था सब घंटे। तो 2 घंटे लगेंगे इस टैंक को इतना भरने में। मेरे बात फिर ध्यान से सोचो, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखना,
और अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ आप इसको रिवाइंड करके 2 3 4 बार देखना और ऐसे क्वेश्चंस की 1 2 की प्रैक्टिस कर देना। आप एक चैनल ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल, देखो मैं बता देता हूँ आप क्यों बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। MAYANK मयंक, MATHHM2, ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मयंक मैथ्स M2, मयंक मैथ्स M2, या फिर कोस्मो अकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं से इसी एग्जाम्पल के आपके सामने 2 3 क्वेश्चन सेंड करूंगा उस पर यार, ठीक है। ये क्लास अपलोड होने के बाद में इस टाइप के मैं 2 3 क्वेश्चन आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करूंगा दोस्तों। आप उसे ज्वाइन करना और उन क्वेश्चनों को करना। यकीनन इस टाइप का आज के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप आराम से सोल्व कर पाओगे। अब मैं जो बात कह रहा हूँ बात को गौर से सुनना और रिवाइंड करके 2 3 बार देखना, ठीक है। देखना जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है हमें सेम करनी है, बिल्कुल डिट्टो बनानी है। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर को मिनट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर को मीटर में, जिसको भी सेंटीमीटर में भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम मीटर में ले रहे हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, किसी भी नल का छेद है ना उसका जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हो गया हमारे पास पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर थी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, मीटर में 7/100, तो आर आर स्क्वायर हो गई, देखो आर स्क्वायर 7/100, 7/100। अब बोल रहा है स्पीड क्या है, स्पीड है साहब 15 किलोमीटर पर घंटे, प्रति घंटे। तो 15 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, 15,000 मीटर प्रति घंटे, ये साहब 15,000 मीटर प्रति घंटे, कितने घंटे लगेंगे, यही ना। देन बोल रहा है टैंक कितना है, टैंक है साहब 50 मीटर का, 44 मीटर का, और 21 मीटर वो भर चुका है, 21 सेंटीमीटर भरने में। 21 सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको। आप काटोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सब 2, और यही इसका आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं? आज के बाद 2 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद क्या आपके साथ जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा क्या आप आगे बढ़ोगे, आप सोल्व करोगे ना दोस्तों? बिल्कुल सोल्व करना है। आप यू कैन नॉट अफोर्ड, आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दो आप। मैथ में दोस्तों 25 में से 25 लाना ही है, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्तों। अब गणित और रीजनिंग की ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी की बात करूं, दोनों की विशेषता है। तो एग्जाम की बात करूं, देखो जब मेरी एग्जाम थी ना, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एनटीपीसी में, तो दोस्तों मैं कसम खाता हूं मेरी नौकरी की, 70 में से 70 नंबर थे मेरे मैथ में, 70 में से 70। आप बोलोगे सब 70 तो क्वेश्चन ही नहीं आते। मैं बात कर रहा हूँ 2 की, लेवल 2 की, CBT 2 की। जब एनटीपीसी मेंस दोगे ना तब 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 35 रीजनिंग, 70 में से 70 थे। और मेरे सिलेक्शन में कहीं ना कहीं अहम रोल है ना, वो गणित और रीजनिंग का ही है। और मेरे ही नहीं, काफी लोग मेरे बैच में, जो कि टॉपर्स का मेरा पहला बैच था, मैं सभी की बात करूं और कोई भी आप किसी से भी पूछोगे ना, अहम रोल गणित और रीजनिंग का होने वाला है। क्योंकि ये बहुत स्कोर करने वाले सब्जेक्ट है दोस्तों, स्कोर करना है आपको, ठीक है। करना है इसको, रिवाइंड करके देखना, 2 3 मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो करना, देन फिर आगे बढ़ना। चलते हैं, देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट है साहब कोई भी चतुर्भुज है, देखो PQRS, कोई भी, देखो जब कोई भी बोल दिया है ना तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये लो वो लो, नहीं, आप कोई भी ले सकते हो। देखना, मान लो आपके सामने ये है, ठीक है। अब बोल रहा है साहब PQRS, P देन Q देन R देन S, ठीक है साहब। बोल रहा है कि R और S के द्विभाजक, ये ठीक लो, ये R और S के द्विभाजक कहाँ मिलते हैं? बिंदु T पे मिलते हैं, ठीक है साहब। T पे मिलते हैं और STR है 24 डिग्री, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 24 डिग्री। आप खुद बताओ दोस्तों, इसकी वैल्यू 24 डिग्री है, तो आपको मैंने, आप इसे रेक्टेंगल मान के मत चलो मेरे दो। अब एक बात मैं यहाँ 2 बात बता रहा हूँ आप, एक तो है थ्योरम सीधी सीधी, ये होता क्या है, कोई भी, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना और नोट्स में बिल्कुल अंकित लिख लेना आप, लाल पेन से या फिर ब्लैक पेन, रेड ब्लू पेन से भी लिखो तो हेडिंग डाल के लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज आपके सामने,
उनके आसन्न कोणों के एंगल बाइसेक्टर का योग, उनके एडजासेंट एंगल्स के बाइसेक्टर का सम, अपोजिट साइड में विपरीत दिशा के कोणों का आधा होता है। अपोजिट साइड में जो एंगल है उनका हाफ होता है। ठीक है, तो यदि ये 24 है तो इन दोनों का टोटल क्या होगा? आप बोलोगे साहब ये आधा होता है, इन दोनों का टोटल होगा P प्लस Q का टोटल होगा आपके सामने 48। ठीक है, और P और Q का रेशो दे रखा है आपके सामने कितना, 3:5। 3 और 5, 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए। आप बोलोगे साहब 8 की वैल्यू पूछ रहा क्या है, इन दोनों कोणों में अंतर कितना है, अंतर कितना है? आप बोलोगे साहब 2 का अंतर है। ये लो 2, 8 को काट देगा 6 बार, 6 इंटू 2 बराबर 12। यदि आपको ये थ्योरम आती है दोस्तों, बिल्कुल बताओ, यदि आपको ये थ्योरम आती है तो क्वेश्चंस कितना आसान है यार। फिर मैं अगेन कितनी बार बोलूं, क्या आप पेन टच करोगे क्या? आप बोलोगे साहब बाइसेक्टर का योग है 24, तो अपोजिट हम माइंड में से क्लिक करोगे, अपोजिट होगा साहब, अपोजिट होगा 48। 48 की वैल्यू दे रखी है 3:5 मतलब 8। 8 इसको काट देगा 6 बार, रेशो में अंतर है 2, 6 को 2 से गुणा कर देंगे 12, और 12 ही हमारा। कितना आसान था, सच सच बताना। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, जबकि आपके सामने कोई भी ऐसी थ्योरम आ जाए, कोई भी ऐसी थ्योरम आ जाए जो यूनिवर्सल है, मतलब जो सर्वत्र लागू है, तो आप मेरी बात ध्यान रखना। होता क्या है, अब इंस्टेंट भी थ्योरम आपको मान लो ये याद नहीं आ रही, बात हो रही है लेकिन यूनिवर्सल की। ठीक है, अब देखना, यूनिवर्सल बात हो रही है मतलब वो हर जगह लगेगी, कोई भी जगह हो ऐसी वो हर जगह लगेगी। ठीक है, हर जगह लगेगी, तो मान लो ये ले लिया मैंने एक। अब देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि साहब इनके बाइसेक्टर का आधा, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर मान लो, वर्ग मान लो। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इनका एंगल बाइसेक्टर कितने का हो गया? आप बोलोगे साहब ये हो गया 45 का, ये भी हो गया 45 का, देन ये 90 हो गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल ये 90 हो। क्यों हो गया? क्योंकि मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो 45 45 90 है, तो ये 90 है। अब मेरे को एक बात बताओ, इनमें और इनमें क्या रिलेशन आ रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल ये 90 है, ये 90 है, टोटल हो गए 180। क्या इनका आधा ही है क्या? क्या ये दोनों एंगल इसके दो गुना ही है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो ये क्या थ्योरम सिद्ध होती है क्या हमारी? आप बोलोगे सही में, क्योंकि जहां भी थ्योरम है ना जो सर्वत्र लग रही है, यूनिवर्सल है, हर जगह लग रही है, आप बिल्कुल कोई भी मान के भी चल सकते हो। आप बोलोगे साहब अच्छा ये रिलेशन है, तो इसका 48 ये रिलेशन। क्या जो मैं कह रहा हूँ वो समझ रहे हो क्या आप? एक बात को ध्यान रखना, मेरी बात को जो मैं अब कहूंगा आपसे, कोई भी थ्योरम या क्वेश्चन में कभी भी आपको बोल दे कि कोई भी है हर जगह लग रही है, बोल रहे हैं ना एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी ऐसी आकृति हो जो चारों चारों ओर से चार कोणों से घिरी हुई हो, सबका बोल रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल है, सब जगह लगेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है कि साहब दो योजनाओं, निम्नलिखित योजनाओं में को कि छूट के, देखो कहना क्या चाह रहा हूँ, ए है कि 5 खरीदें 6 मुफ्त पाए, दूसरा बोल रहा है कि 82% की एकल छूट, और तीसरा बोल रहा है कि 11 और 24 की क्रमिक 2 छूटें। बात हो रही है ए की। ए क्या है हमारे पास? आप बोलोगे साहब यहाँ छूट क्या मिल रही है? 6 मुफ्त मिल रहे हैं, कितने पे? 6 और 5 11 पे। दूसरा बोल रहा है बी, ये हो गई बात ए की। देन बी क्या कह रहा है? 82% की छूट, ये साहब। तीसरा कह रहा है कि दो क्रमिक छूट है, 11% और 24%। ठीक है, आपको मैंने ऑलवेज बताया है, और ध्यान भी रखना यदि नहीं याद है तो, मान लो 11 की पहले छूट दे दो, 24 की बाद में दो, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। लेकिन आप 24 के पहले दे दो 11 की बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं 24 की छूट दिया, तो 100 रुपए की छूट अब कितने की हो गई? आप बोलोगे 76 की। अब इसमें मैं 11% की छूट दे रहा हूँ, तो 11% क्या होगा इसका? देखो 10% होगा लगभग 7.6, 7.6 ही होगा 10%। 11% क्या लगभग कर दोगे 8% होगा? आप बोलोगे बिल्कुल 8% होगा, 8 होगा। तो 24 की तो पहले छूट मिल गई थी, 8 की अब मिल गई इसको, टोटल छूट कितनी हो गई? आप बोलोगे साहब सी की टोटल छूट हो गई 32%। ठीक है, 6/11 को मैं कहूँ
1/11 क्या होता है? आप बोलते हो सब 9 से ही 1/11, 9.11। 6.11 क्या? 9×6 = 54, तो 54.66 हो गया क्या? कैसे? 1/11 होता है आपके साथ 9.11, तो इसको मैं 6 से गुणा कराऊं तो ये तो हो गया 6/11। क्या ये हो जाएगा? 9×6 = 54.66। आप बोलोगे साहब बिल्कुल। ये हो गया 54, ये हो गया 82, ये हो गया 32। अब ये छूट है ना, इनको आप आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आप बोलोगे साहब सी आएगा। देन आप सबसे पहले सी आएगा, देन आपके पास आएगा ए, देन आएगा बी। देख लेते हैं सी ए बी का है। सी ए बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और यही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है कि देखो ये ए है दोस्तों, तो आप ए मान के चलना है ना। ठीक है, प्रिंटिंग एरर बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, आपके सामने दे रखा है साहब a+1 में ए दे रखा है 12। पूछ रहा क्या है? a² + 1 में a² की वैल्यू पूछ। जब भी आपके सामने ऐसी कोई भी वैल्यू हो, 1a/(x+1/x) देखे, जब भी आपके सामने कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए x+1/x में कोई भी संख्या दे रखी है, देखो मान लो जैसे a दे रखी है, आपसे पूछ रहा क्या? x² + 1 में x²। फिर इसका मतलब क्या होता है? यदि ये दे रखी है तो a² में से आप 2 को माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाए। यहाँ क्या है? यहाँ है 12, हमें पूछ रहा है ये, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 12 का स्क्वायर में से 2 माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 144 - 2 बराबर में 142। क्या यही आंसर है? आप बोलोगे साहब 42 यही है। और दूसरी बात, इतना यदि आप नहीं भी करना चाहो, ये केस ऑलवेज याद रखना है दोस्तों। आज के बाद में जब भी मैं आपसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि a+1 की वैल्यू यदि 12 है तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या हो? बिल्कुल आप बोलोगे साहब स्क्वायर करो और माइनस कर दो 2, ये आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट हमारे होने वाला है कि थॉमस साहब 38 वर्ष का है। ये साहब है थॉमस, कितने साल का है? 38 साल का। अब बोलोगे साहब एक उसका भतीजा है, भतीजा का नेफ्यू, ये 26 साल छोटा, 26 वर्ष छोटा है, तो ये कितने को हो गया? ये हो गया सब 12 का। डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे साहब अंतर है 26। ठीक है, कितने वर्षों बाद थॉमस की आयु भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी? कितने साल बाद? ये बोल रहा है कि कितने साल बाद, कितने साल बाद ये उसके 3 गुने से 14 कम का होगा? आप बोलोगे साहब। ठीक है, आप बोलोगे साहब ये उस टाइम पे जितने का भी रहेगा, अभी ये 12 साल का है, मान लेता हूं उस टाइम पे x साल का रहेगा। ठीक, तो x कोई भी नंबर हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। देखो मैंने आपको 1000 बार बताई है एक बात, कि जब भी आपके सामने एज का क्वेश्चन आ जाए, आयु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, आयु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, ध्यान रखना ऑलवेज आयु का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। ये रामबाण है, ये मान लो ब्रह्मास्त्र है इस टॉपिक का, एज वाले का। ठीक है साहब, ये बोल रहा है उस समय जो भी आयु रहेगी, उस समय कितने वर्षों बाद थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 कम होगी। ठीक है साहब, ये उसके थॉमस की आयु। ठीक, ये होगी क्या? 3x - 14 होगी। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन, यही कहना चाह रहा है ना, कि जितनी भी आयु होगी उस टाइम पे थॉमस की आयु ये रहेगी साहब। यहाँ अंतर कितना है? आप बोलोगे साहब अंतर है, इस x को इसमें से माइनस कर दूंगा तो यहाँ है डिफरेंस, डिफरेंस है 2x - 14 का। ठीक है साहब, क्वेश्चंस के हिसाब से, ये प्रश्न रेशो मेथड के हिसाब से हमारा डिफरेंस आ रहा है। प्रश्न बोल रहा है डिफरेंस है साहब 26 का, तो इसे फाइंड कर लेंगे हम। 2x हो गया साहब 40, 14 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, देन ये काट देगा इसको 20 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी वो जितने भी वर्ष बाद रहा हो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो था कितने साल का? वो था साहब 20 साल का। जब 20 साल का होगा ना वो, तब ये सिचुएशन सटीक बैठेगी। ठीक है साहब, क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने वर्ष बाद ये सिचुएशन आएगी, तब 12 से 12 साल का था, 20 साल का है वो इस सिचुएशन के हिसाब से,
कितने साल? आप बोलोगे साहब यहाँ से यहाँ जाने में प्लस 8 वर्ष, तो 8 साल बाद ये कंडीशन है, 8 साल बाद की बात हो रही है। तो ये बोल रहा है कितने वर्षों में, तो 8 वर्षों में ही। मेरी बात को ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। चलना आगे। बोल रहा है कि एक्स लोगों को किसी काम, एक्स कोई भी लोग थे, वो किसी काम को 30 दिन 28 दिनों में पूरा करने का ठेका दिया गया। यदि 5 लोग बीमारी के कारण पहले ही काम पर नहीं आए, 5 लोग आए ही नहीं, अब 5 कम ही है मेरे दोस्तों। अब बोल रहा है कि साहब 30 दिनों में पूरा होगा। देखना, बात हो रही है पहले की और बाद की, ठीक है। ये हो गया पहले। बोल रहा है कि साहब पहले काम हो रहा था कितने दिनों में, 28 दिनों में। 5 लोग नहीं आए, ठीक है साहब, नहीं आए पहले ही दिन बीमारी के कारण, तो कितने दिन लगे? आप बोलोगे साहब 30 दिन लगे, ठीक है, 30 दिन लगे। अब मेरे को एक बात बताना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, यही जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यही आपके टाइम के डिस्टेंस में बहुत ज्यादा बार, मल्टीपल टाइम बार यूज होगी। इवन ट्रेन के क्वेश्चंस में, जिसमें आप जॉब लगने वाले हो, रेलवे में, रेलवे के क्वेश्चन में, मालगाड़ी में, ट्रेन में, जो भी क्वेश्चन आएंगे, में रेलगाड़ी में 1000 बार आपको ये यूज करना होगा, जो भी मैं कह रहा हूँ। एक होता है सीधा अनुपात, होता है विपरीत अनुपात, ठीक है। इनवर्स रेशो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, ठीक है। यदि आपके पास आदमी ज्यादा होंगे, आपके पास, देखो 2 दिन उससे ज्यादा क्यों लग रहे हैं, सही सही बताना, क्योंकि 5 आदमी नहीं है, मतलब 5 आदमी कम थे, यही तो हुआ ना इसका कहने का मतलब। यदि आपके पास आदमी ज्यादा है ना दोस्तों, तो समय लगेगा कम, और आदमी कम है तो समय लगेगा ज्यादा। तो आदमियों में, मतलब एफिशिएंसी में जो लोग हैं और जो टाइम है, उनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है क्या दोनों? आप बोलोगे बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, बिल्कुल 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 इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। देखना, मैं कहना चाह रहा हूँ इनका रेशो क्या आ गया, आप बोलोगे सब 14 रेशो में 2 से काट रहा हूँ, ये हो गई आदमियों का रेशो। यही है क्या? ये बोल रहा समय का रेशो एक्चुअली, ये हो गया टाइम का रेशो समय का, क्योंकि दिनों की बात हो रही है। अब बोलोगे सब आदमियों का रेशो, आदमी, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, ये एक ही बात है दोनों, तीनों, ठीक है। इनका जो भी रेशो होगा ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। यदि सिर्फ इन दोनों में ही रिलेशन निकालना है, तो ये इनवर्सली होगा, तो इनका उल्टा होगा। आप बोलोगे साहब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा 15 रेशो में। इसका मतलब पहले आदमी थे 15 और अब हो गए 14, क्योंकि पहले टाइम लग रहा था 14, फिर टाइम लगा 15। आदमियों का उल्टा, पहले आदमी थे 15, अब हो गए 14। तो बोल रहे हैं कितने कम हो गए? आप बोलोगे साहब एक हो गए, एक कम हो गए। क्वेश्चंस में कितने कम हो गए? 5 लोग हो गए, ठीक है साहब। पूछ रहा क्या है, तो एक्स का मान क्या है, इसका मतलब एक्स लोगों ने, पहले एक्स थे, इसी का मान पूछा है, तो पहले कितने थे? आप बोलोगे साहब पहले आदमी थे 15, हमारा आंसर आ गया 15 5 75, 75 आदमी, 75 आदमी ही थे पहले, और यही हमारा आंसर है 75। क्या समझ पा रहे हो दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे बिल्कुल समझ। चलते हैं, देखो यदि समझ पा रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन क्यों क्यों चुटकियों में हो जाएगा आपसे, विद इन सेकेंड्स। जेनुअनली बता रहा हूँ, ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको करने के बाद आप बोलोगे साहब 28 से 30 हो गया, रेशो में 14 से 15 हो गया, इसका मतलब आदमी पहले 15 थे अब 14 हो, एक कम हो गया, क्वेश्चन में 5 कम हो गया, एक की वैल्यू 5 है तो पहले 15, 5 15 5 75। बराबरी करने लायक था क्वेश्चन, और देख के मैं लिख के दे रहा हूँ, आप पूछना, हिल जाएंगे वैसे क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं, और एक पाइप मान लो कि ये एक है, ए टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप, ये पहला पाइप और ये दूसरा पाइप, ठीक है। ये दूसरा पाइप इस टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। एफिशिएंसी देखो, टोटल वर्क 12, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, ठीक है। तो क्या इसकी एफिशिएंसी हो गई +4, की एफिशिएंसी हो गई -1। आपने देखा होगा कभी मैंने आज से पहले आपके प्लस माइनस नहीं लगाया है एफिशिएंसी निकालते टाइम, लेकिन यहाँ लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे भर रहा है और ये यहाँ पे खाली कर रहा है, ठीक है। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। अब बोल रहा है कि साहब दोनों को एक साथ खोल रहे हो आप, दोनों पाइपों को एक साथ खोल रहे हो,
यदि एक साथ दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में इसका एक चौथाई भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल है इतने बार 12, एक चौथाई निकाल लेंगे हम। एक चौथाई कितना हो गया? आप बोलोगे साहब 3। दोनों एक साथ खोल रहे हैं, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 4 माइनस में 1, तो ये माइनस का है ना। देखो ये 4 मीटर भर रहा है, ये उसी टाइम एट ए टाइम एक खाली कर रहा है, तो क्या 4 माइनस 1 हो गई क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। ये हो गया 3। 3/3 की बात करूं तो ये क्या 1 मिनट? क्या इतना ही टाइम लगेगा क्या इसको खाली करने में? आप बोलोगे साहब बिल्कुल इतना ही लगेगा, और यही हमारा आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं देखो नेक्स्ट में। नेक्स्ट की बात करूं, और महिलाओं सहित 50 खिलाड़ी थे। पुरुष और महिलाओं सहित टोटल थे हमारे पास कितने प्लेयर थे? 150। इसमें 58% तो है जेंट्स यानी पुरुष। पुरुष कितने? पुरुष है साहब 58%, ठीक है। और महिलाएं कितना है? देखो 58% यदि पुरुष है तो महिलाएं आप सब तो बता सकते हो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो पुरुष 58 तो महिला, महिला आप बोलोगे साहब 42%, ठीक है साहब। बोल रहे हो साहब इनका जो पुरुष खिलाड़ियों है, पुरुष है, इनका जो औसत है ना, एवरेज जो वेट है वो है 82 kg, ठीक है साहब, 82 kg। और जो महिलाएं हैं उनका है 72 kg। आप बोलोगे साहब ठीक है 72 kg। अब बोल रहे हैं कि साहब टोटल दोनों का कितना है एवरेज? टोटल पूरा जो ग्रुप है ना 150 का, उनका एवरेज क्या है? अब देखो मेरे दोस्तों बहुत शानदार यहाँ मेथड आता है, अभी तक इन क्लासों में आया नहीं था, आज आ गया है वो। इंतजार था बेसब्री से मुझे मुझे बताने का और आपके समझने का। देखना, एक वर्ड होता है एलिगेशन। एलिगेशन, जब भी आपके सामने जब मिक्सचर के क्वेश्चन आएंगे ना, मिश्रण के, इतना एल्कोहल, इतना पानी, इतनी चाल दाल, इतनी चीनी, जब ये क्वेश्चन आएंगे तब इसका यूज, मतलब इसके यूज के बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आज यदि मैं बात करूं एलिगेशन की, तो ये एलिगेशन यहां भी लगता है। जब मिक्सचर के क्वेश्चन आएंगे, मिक्सचर के टॉपिक में, तो मिश्रण के में तो मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा क्या एलिगेशन है। बहुत गजब का मेथड है, शानदार। तो इनका रेशो क्या है? आप बोलोगे साहब महिलाओं, पुरुष और महिलाओं का रेशो क्या है? आप बोलोगे साहब 58/42। 58/42। काटूंगा तो बिल्कुल आप काट दोगे साहब, ये 29 से 2 बार कटेगा, ये 21 बार, 29/21। लेकिन इतना मेहनत क्यों करना? रेशो ही तो चाहिए। रेशो कितनी बार भी काटो, कितनी बार भी गुणाओ, रेशो सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। इन दोनों का इन दोनों का जो भी एवरेज होगा ना, जो भी एवरेज होगा, मान लो एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, 9 होगा, 5, जो भी मानो आप, वट एवर यू थिंक, जो आप सोचना चाहो, इनका जो डिफरेंस होगा ना, एक तो एक बात ध्यान रखना, ये जो वैल्यू होगी ना, ये ऑलवेज बीच की वैल्यू होगी। कैसे? पुरुषों का है 82, ठीक है, और महिलाओं का है 72। तो पुरुषों का 82 है, महिलाओं का इनसे कम है, तो इन दोनों का क्या 82 से ऊपर जा सकता है क्या एवरेज? आप बोलोगे। दूसरी बात सुनना, महिलाओं का है 72, पुरुषों का है 82, तो पुरुषों का तो ऑलरेडी महिलाओं से ज्यादा है, तो दोनों का एवरेज का 72 से नीचे भी जा सकता है क्या? नहीं। तो इन दोनों का जो भी एवरेज होगा ना, वो इन दोनों के बीच की ही संख्या होगी, कोई भी हो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, वो टोटल होगा इसी रेशो में, इसी रेशो में डिवाइड होगा वो, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इनका? जो भी होगा डिफरेंस है सब यहाँ पे 10। रेशो में कितना है टोटल? भाई डिफरेंस क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पे मैं कर दूं 80, ठीक, फॉर एग्जाम्पल 80 आंसर नहीं है, यहाँ क्या डिफरेंस आ गया? आप बोलोगे साहब 8 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 2। तो इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा क्या यहाँ पे? मेरा कहने का मतलब ये है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा ना, इन दोनों का ही तो डिफरेंस यहाँ होगा डिवाइड, इन दोनों का डिफरेंस ही तो यहाँ डिवाइड होगा। आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहाँ रेशो में कितने हैं? 100, ठीक है साहब। यदि मैं 58 की वैल्यू निकाल लूँ या 42 की निकाल लूँ, कोई की भी निकाल लूँ, घटाने के बनिस्बत जोड़ना ऑलवेज आसान होता है, तो मैं 58 की निकाल रहा हूँ ताकि इसमें जोड़ दूंगा। 42 के निकालूंगा तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो जोड़ना ऑलवेज आसान होता है, तो ऑलवेज आप भी प्रीफर करना कि वही वैल्यू निकालो जो जुड़े, ठीक है। तब गुणा करा देंगे 58 से, 1 0 से 1 0 गई, 10 इससे भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
5.8। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा ना, जो भी ये संख्या आएगी, उसका जो डिफरेंस है वो 5.8 है। इसका और इसका, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5.8 है दोस्तों। तो 72 और 5.8 जोड़ दूं 72 में, देखना 72 प्लस में 5.8, तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 77 पॉइंट। ठीक है साहब, यहां लिख देता हूं मैं 77 पॉइंट। क्या यही आंसर है? आप बोलोगे साहब यही है और यही 77 पॉइंट। क्या मेरी बात आप समझ पाएगा दोस्तों? एलिगेशन की बात समझ पाएगा? यदि नहीं समझ पाए ना, अब रिवाइंड करना 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखना, बहुत शानदार मेथड है ये। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट नहीं है दोस्तों, 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज का पेपर सेट पूरा डिस्कशन कर लिया हम। मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आपको थोड़ी सी भी मैथ आती है पहले से, तो आप इस क्लास को ना 1.25 या 1.5, जो भी आपको उचित लगे उस स्पीड में देखना आपकी, यदि आपको पहले से मैथ आती है तो। यदि आपको नहीं आती है तो आप नॉर्मल स्पीड से देखना। ठीक है, देखने के बाद यदि आपको ये क्लास थोड़ी भी अच्छी लग रही है ना, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मयंक मैथ्स M2 करके जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस ग्रुप डी से रिलेटेड, रेलवे कोई भी एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको सेंड करता रहता हूँ। कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बताता रहता हूँ। सेम लाइक कोस्मो अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, अच्छे क्वेश्चंस इवन यहाँ सिर्फ मैथ के होंगे, मैथ्स M2 में, कोस्मो अकेडमी में साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, सब टाइप के आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो दोनों को आपको ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी ऐसे ही बरकरार रखिए, सही दिशा में तैयारी करते रहिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए। समय बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।